आप सभी का एक बार फिर से जेम क्लासेस द्वारा संचालित निःशुल्क कोचिंग क्लास में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कृषि का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कृषि के घटक जो कृषि की परिभाषा में सम्मिलित है। तो घटक में हमने पढ़े थे जैसे फसल उत्पादन, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, और इसके अलावा हमने कल कृषि के महत्व का भी अध्ययन किया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। और बाद में हमने कृषि के घटक पढ़ना शुरू किया था जिसके अंतर्गत सबसे पहले लिया था फसल उत्पादन, और उसमें भी हमने शुरुआत कहां से की थी? फसलों के प्रकार से। तो फसलों के प्रकार के अंतर्गत हमने ये पढ़ा था कि फसलों को दो आधारों पर विभाजित किया जाता है। एक आधार है ऋतुओं का आधार और एक है उपयोगिता का आधार। ऋतुओं के आधार पर हमने फसलों को खरीफ, रबी और जायद के रूप में विभाजित किया था। और अब आज हम पढ़ेंगे कि उपयोगिता के आधार पर फसलों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, यानी उपयोगिता का मतलब ये हुआ यहां पर कि ये जो जितनी भी फसलें भारत में पैदा की जा रही है इनकी उपयोगिता क्या है, ये कौन सी फसल किस काम में आती है। तो उनके कार्य के आधार पर उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। और ये सारा जो विभाजन है ये भारत सरकार द्वारा किया हुआ है। एक भी मैं आपको ये जितने भी डेटा फैक्ट्स आपको नजर आएंगे अभी यहाँ ये टेबल जो दिख रही है उपयोगिता के आधार वाली, वो सारी की सारी भारत सरकार ने बना रखी है। उसी के आधार पर मैं आपको यहां समझा रहा हूं। बस मैंने इसको टेबल के रूप में सेट किया है, सरकार सीधे एक लाइन में देती है। तो ये जो विभाजन है ये भारत सरकार द्वारा किया हुआ है, इसलिए आपको भ्रमित नहीं होना है, एकदम उसी रूप में याद करना है जैसे आपको यहां बताया जा रहा है। तो उपयोगिता के आधार पर हम फसलों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटेंगे, खाद्यान्न फसलें और गैर खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न का मतलब जो खाई जाती है वो फसलें खाद्यान्न फसलें कहलाती है। फिर खाद्यान्न फसलों को वापस दो भागों में बांटेंगे, अनाज और दलहन फसलें। अनाज के अंतर्गत हम क्या करेंगे, वापस अनाज को दो भागों में बांट रहे हैं, अनाज या इसको सामान्य अनाज भी कह सकते हैं और मोटा अनाज। जो अनाज है या जो सामान्य अनाज है उसके अंतर्गत मुख्य रूप से चावल और गेहूं की फसलें आती है, और मोटा अनाज के अंतर्गत मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, रागी भी एक फसल है। तो ये सभी फसलें मोटा अनाज के अंतर्गत मानी जाती है। अब अनाज हो गया, उसके बाद हम लेते हैं दलहन फसलें। दलहन फसलों का मतलब है ऐसी फसलें जिनसे अपने को दालें प्राप्त होती है। उन फसलों को वापस दो भागों में बांटा गया है, खरीफ दलहन फसलें और रबी दलहन फसलें। खरीफ दलहन फसलों का मतलब यह हुआ कि ऐसी दलहन फसलें जो खरीफ के मौसम में उगाई जाती है, यानी जून जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर के मध्य जिन दलहन फसलों को उगाया जाता है उन्हें कहते हैं खरीफ दलहन फसलें। इनमें कौन कौन सी आती है? नंबर 1 पे अरहर, फिर मूंग, उड़द और मोठ। अब ये जो अरहर आपको दिख रही है ये वह दलहन फसल है, इसे तुअर की दाल भी कहते हैं। अरहर की दाल कहो या तुअर की दाल एक ही बात है। और भारत में खाई जाने वाली दलहन फसलों में इसका स्थान दूसरा है, यानी ये दूसरी सबसे बड़ी दलहन फसल है जिसको खाया जाता है इंडिया में। उधर चलेंगे रबी दलहन फसलों में, यानी ऐसी दलहन फसलें जो रबी के मौसम में उगाई जा रही है, जैसे चना, मटर, मसूर। तो ये तो सभी आप जानते हैं, इनको तो अपने राजस्थान में काफी बोया जाता है। अच्छा, ये जो चना आपको दिखाई दे रहा है, चना भारत की सबसे बड़ी दलहन फसल है। आपसे कोई पूछ ले कि भारत में कौन सी दाल सबसे ज्यादा उगाई जाती है, तो चना। कौन सी दाल सबसे ज्यादा खाई जाती है, तो चना। देखते हैं आप, चने का इस्तेमाल तो रोजमर्रा हर घर में डेली होता है। चने की दाल भी खाते हैं, इसके अलावा बेसन का उपयोग होता है लार्ज स्केल पे, वो बेसन इसी से बनाया जाता है, इसलिए इसका रेशियो बहुत अधिक है इस्तेमाल में। और फिर जब इस्तेमाल ज्यादा होता है तो स्वाभाविक है कि इसका उत्पादन भी ज्यादा किया जाता है। तो भारत की सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली दलहन फसल है चना, और नंबर 2 पे अरहर आता है।
अब हमने यहां पढ़ लिया खाद्यान्न फसलें। अब आपको यहां ध्यान क्या रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सी फसल अनाज में आएगी, कौन सी दलहन में आएगी। ये जो दलहन फसलें आपको दिख रही है इनको अनाज मत मान लेना। और मोटा अनाज कौन सा होता है वो भी आपने को सही से आना चाहिए। मोटे अनाज के अंतर्गत ये सम्मिलित करेंगे मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, रागी। चावल और गेहूं मोटे अनाज में नहीं आते। आगे चलेंगे गैर खाद्यान्न फसलें। गैर खाद्यान्न फसलें का मतलब ऐसी फसलें जो खाने के इस्तेमाल में नहीं आती, यानी जिनको खाने के पर्पज से नहीं बोया जाता है, इसीलिए इनके दूसरे उपनाम भी है। जैसे इन गैर खाद्यान्न फसलों को क्या कहते हैं, मुद्रादायिनी, यानी ऐसी फसल जिससे अपने को मुद्रा प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है, यानी जिसको बेचा जाता है। एक होती है नगदी फसलें, इनको नगदी भी कहते हैं। नगदी का मतलब जिससे कैश पैसा मिलता है, कैश मिलता है ना, बेचेंगे। जैसे चाय है तो चाय जो उत्पादित होती है तो वो बेचने के लिए, चाय बेचने से कैश पैसा मिलता है। कपास बोया किसान ने, कपास से उसको कैश पैसा मिलेगा, नगद पैसा मिलेगा। तो ये नगदी फसलें भी कहलाती है सभी, यानी इनको बेचने से उसे कैश अमाउंट मिलती है। अच्छा, और बोता भी इसीलिए किसान कपास क्यों बोया जाता है कि चलो अपने को, एक तो गेहूं बो रहे हैं भाई, जैसे कपास और मक्का दोनों एक ही सीजन में बोई जाती है। कपास भी बोया जाता है खरीफ में, मक्का भी बोया जाता है खरीफ में, ज्वार भी खरीफ में बोई जाती है, बाजरा भी खरीफ में। तो ज्वार बाजरा तो इसलिए बो रहे हैं कि चलो घर में रोटी खा लेंगे इसकी। और कपास भी बो रहा, वो 5 बीघा जमीन है किसी किसान की तो 2.5 बीघा में कपास बो रहा है, 2.5 बीघा में वो बो रहा है मक्का। तो कपास इसलिए बोया जा रहा है कि इससे अपने के कुछ केस मनी आ जाएगी घर में इसको बेचने से। तो वो बाजरा इसलिए बो रहे हैं या मक्का इसलिए बो रहे हैं कि चलो खाने के लिए दिक्कत नहीं आएगी, साल भर अपने को खाना उपलब्ध होता रहेगा। तो ये ध्यान रखेंगे, इसलिए इनको नगदी फसलें कहते हैं। एक व्यापारिक या वाणिज्यिक फसलें भी कहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा अगर कृषि फसलों का व्यापार होता है तो इनका होता है। और व्यापारिक पर्पज से ही या वाणिज्यिक पर्पज से, वाणिज्यिक या व्यापारिक का मतलब होता है बेचने के पर्पज से, उनका लेन देन, आदान प्रदान, क्रय विक्रय, ये वाणिज्यिक कहलाता है। क्रय विक्रय करने के उद्देश्य से बोई जाती है। और भारत में सबसे ज्यादा क्रय विक्रय इन फसलों का होता है, इनका तो होता ही नहीं है। आप देख लो गेहूं है, अब गेहूं का कितना क्रय विक्रय होगा, ज्यादातर तो किसान अपने घर में रोक लेता है उसको, क्योंकि खाने के लिए साल भर के लिए चाहिए। अपने यहाँ क्या है, इंडिया में 67% किसान तो छोटे हैं, यानी इस छोटे का मतलब ये हुआ जिनके पास 6.25 बीघा से कम जमीन है, उनको छोटे किसान या सीमांत किसान कहते हैं। तो वो तो बेचारे, उनके तो खेत में होता ही कम है, तो गेहूं की फसल पूरी की पूरी रख लेंगे। इसलिए गेहूं का, चावल का, ज्वार बाजरा का बहुत कम भाग बिकने के लिए आता है, व्यापार के लिए आता है बाजार में। लेकिन इनका तो पूरा का पूरा ही भाग बिकने के लिए आ जाता है बाजार में, क्योंकि ये बोई इसलिए जाती है कि इनसे नगदी प्राप्त होगी, इनसे धन प्राप्त होगा, मुद्रा प्राप्त होगी, या इनका व्यापार किया जाएगा। तो समझ गए दोनों में फर्क क्या है। अब यहां नीचे चलेंगे कि इन फसलों में, गैर खाद्यान्न फसलों में, मुद्रादायिनी फसलों में, नगदी फसलों में, व्यापारिक फसलों में कौन कौन सी फसलें सम्मिलित की जाती है। तो नंबर 1 पे तिलहन फसलें। तिलहन में देखो, तिलहन का मतलब, तिलहन फसलों से क्या हुआ, ऐसी फसलें जिनसे अपने को तेल प्राप्त होता है उन्हें तिलहन फसलें कहते हैं, ऑयल सीड्स। अब इसमें ऑयल सीड्स में चलेंगे। सबसे पहले मूंगफली, ग्राउंड नट जानते हैं आप सभी, और उसके बाद सरसों। भारत में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली तिलहन फसल और सबसे ज्यादा खाए जाने वाली तिलहन फसल, यानी सब जिस तिलहन फसल का तेल सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है उसमें है ये मूंगफली। नंबर 1 पे मूंगफली आती है। उसके बाद दूसरा स्थान आता है सरसों का। सरसों भारत में दूसरी सबसे ज्यादा बोई जाने वाली तिलहन फसल है और दूसरी सबसे ज्यादा खाए जाने वाला ऐसी फसल है जिसका तेल दूसरा स्थान रखता है उपयोगिता में, यानी जो खाद्य तेल है उसमें नंबर 1 मूंगफली और नंबर 2 सरसों का तेल। यानी सबसे ज्यादा तो मूंगफली का तेल का इस्तेमाल होता है, उसके बाद सरसों का तेल का इस्तेमाल होता है पूरे देश में। और सरसों के बारे में तो एक बड़ा रोचक तथ्य यह है, विश्व में भारत सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और उससे भी एक बड़ी बात और है कि भारत में सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। इन रेस्पेक्ट ऑफ मस्टर्ड, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, while
राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया विच प्रोड्यूसेस मस्टर्ड। अब आपको ये गर्व होना चाहिए राजस्थानी है कि हम राजस्थानी सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन कर रहे हैं भारत में, और भारत सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है दुनिया में। अच्छा, आगे चलेंगे। तिल। तिल में देखो, आप जानते तिल का मतलब तिल्ली, तिल्ली से होता है खरीफ तिलहन फसल है ये, और तिल्ली का तेल भी काफी इस्तेमाल होता है घरों में अपने यहाँ। किसान ज्यादातर तो तिल बोते ही इसलिए कि घर में खाने के तेल के रूप में इस्तेमाल करेंगे इसका, और इसे बेचा भी कम ही जाता है। ज्यादातर जो किसान होते हैं छोटे किसान ही होते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में बुआई नहीं होती है, तो उसका इस्तेमाल घर में ही करने के लिए उसको बोया जाता है। एक है सोयाबीन। सोयाबीन आप जानते हैं सोयाबीन का तेल बहुत इस्तेमाल किया जाता है, और सोयाबीन का वैसे सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट कहते हैं, जैसे राजस्थान को सरसों स्टेट कहते हैं, मस्टर्ड स्टेट ऑफ इंडिया, यानी सरसों प्रदेश भारत का राजस्थान, भारत का सोयाबीन प्रदेश मध्य प्रदेश। सूरजमुखी। सूरजमुखी भी एक तिलहन है, इसका नाम अजीबोगरीब किसी से मैच नहीं करता, सूरजमुखी। तो सूरजमुखी एक तिलहन फसल है, और एक इससे भी बड़ी बात क्या है कि सूरजमुखी का सबसे ज्यादा उत्पादन इंडिया में या राजस्थान में किया जाता है। उसके बाद चलेंगे अलसी। अलसी भी एक तिलहन है, अलसी का तेल इस्तेमाल किया जाता है। अरंडी। अरंडी की तिलहन फसल है, और अरंडी का जो तेल है वो व्हीकल्स में किया जाता है स्नेक के रूप में, लुब्रिकेंट्स के रूप में, चिकनाट के लिए। एक रेप सीड आती है, ये भी तिलहन फसल है। तो ये सभी आपके हो गई तिलहन फसलें, ठीक है। अब चलेंगे नीचे गैर खाद्यान्न फसलों में, रेशेदार फसलों में। इसके अंतर्गत रेशेदार फसलें। अब रेशेदार फसलों का मतलब होता है ऐसी फसलें जिनसे रेशे प्राप्त होते हैं। अब रेशों का इस्तेमाल किसमें होता है? फाइबर्स, फाइबर क्रॉप्स। तो फाइबर क्रॉप्स के अंतर्गत ऐसी फसलें जिनसे फाइबर प्राप्त होता है, रेशा प्राप्त होता है। रेशा का, अब रेशे का उपयोग किसमें हो रहा है? कपड़े बनाने में होता है ना रेशा। अभी जैसे ये शर्ट बनी हुई तो रेशे से तो बनी हुई, कपास से बनी हुई, कॉटन की शर्ट जिसको कहते हैं, साड़ियां भी बनती है कॉटन की। तो ये सभी किनसे? रेशों के इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं कपड़े, और रेशे इन फसलों से प्राप्त होते हैं। उनमें नंबर 1 पे है रेशेदार फसलों में कपास, कॉटन जिसको आप कहते हैं, तो कपास। उसके बाद है जूट। जूट वैसे पूर्वोत्तर में, पूर्वी भारत में इसका उत्पादन अधिक होता है, अपने इधर नहीं होता, तो आप जानते नहीं इस फसल को। वैसे जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा में किया जाता है। और जूट से एक तो बोरियां बनाई जाती है, रस्सियां बनाई जाती है, और कपड़े भी बनते हैं, साड़ियां वगैरह, लेडीज की साड़ियां जूट की। मेसा, ये भी एक जूट से मिलती जुलती फसल है, इससे भी रेशे प्राप्त होते हैं। तो ये रेशेदार फसलें हैं, फाइबर क्रॉप्स। इसके बाद चलेंगे बागानी फसलें। इसी नगदी फसलों के अंतर्गत तीसरा प्रकार आ रहा है बागानी फसलों का। बागानी फसलों के अंतर्गत चाय, कॉफी, रबड़। अब यहां पे क्या है? बागानी फसलें मतलब प्लांटेशन क्रॉप्स। अब यहां बागानी शब्द का, बागान शब्द का इस्तेमाल क्यों हुआ? एक तो ये जो चाय है, कॉफी है, रबड़ है, इनके खेत को खेत नहीं कहकर क्या कहते हैं? बागान, बड़े बड़े बागान होते हैं। दूसरी बात, ये जो तीनों फसलें आपको दिखाई दे रही हैं, चाय, कॉफी, रबड़, इनको बागानी फसलें कहने का एक दूसरा रीजन ये भी है कि इनका रोपण विधि द्वारा, जो बुआई जो की जाती है, रोपण विधि द्वारा की जाती है। कैसे? पौधशाला से, नर्सरी से लाया जाता है, और फिर उसको उस जमीन में उगाया जाता है, उस बागान में जहां इसकी खेती की जानी है। तो चूंकि ये सभी फसलें ऐसी है जिनमें रोपण विधि का इस्तेमाल करते हैं, यानी जैसे गेहूं को अपन उगाते हैं तो क्या होता है? गेहूं की बुआई की जाती है ना, पहले बुआई कैसे करते हैं? हल चलाकर उसमें बीज डाला जाता है। सरसों में भी ऐसा होता है, चने में भी ऐसा होता है, लेकिन यहाँ बीज नहीं डाला जाएगा। जैसे अपने राजस्थान में मिर्च की खेती होती है, कैसे करते हैं मिर्च की खेती? मिर्च के लिए बीज नहीं डाला जाता खेत में। मिर्च उगाने के लिए मिर्च का पौधा नर्सरी से लाया जाएगा, फिर उसको उस खेत में रोपा जाता है। ऐसे की ऐसे ही इनकी खेती की जाती है, इसलिए इनको बागानी फसलें कहते हैं। यानी अभी जैसा आप अमरूद का बाग है राजस्थान में, तो अमरूद के पेड़ कैसे लगाए जाते हैं?
रोपण विधि से तो लगेंगे ना, वो बीज थोड़ी ऐसा थोड़ी कि ट्रैक्टर चला के हल में वो बीज डाल के फिर बहुत यार उसके पेड़ उग गए, ऐसे नहीं होती उसकी खेती। रोपण विधि कहलाती है उनकी खेती भी। तो अब ये रोपण विधि से ही इन फसलों को यहाँ पे उगाया जाता है, इसलिए इनको बागानी फसलें कहते हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स। चाय, कॉफी, रबड़। चाय वैसे सबसे ज्यादा इंडिया में असम में होती है। कॉफी चाय से मिलता जुलता पेय पदार्थ है, और कॉफी का जो उत्पादन है इंडिया में सबसे ज्यादा कर्नाटक में होता है। आगे जाएंगे आप, रबड़। रबड़ का सबसे ज्यादा उत्पादन केरल में होता है, कर्नाटक से लगता हुआ एरिया। वैसे कुछ केरल में भी होता है, उसमें कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा केरल में होता है। उसके बाद चलेंगे नीचे, अन्य फसलें हैं जो इस न तो तिलहन में आई, न रेशेदार में आई, न बागानी में आई। वो फसलें कौन सी है जिनको अपन नकदी फसलें कहेंगे? वो है आलू, रोजमर्रा की वस्तु, ये खाद्य उत्पाद रोजमर्रा का है ना, आलू। उसके बाद गन्ना। आलू को कौन सी फसल कहा गया है? जबकि खाया जा रहा है आलू को भी, इसको क्या कहा जा रहा है यहाँ? नगदी फसल। गन्ने को भी खाया जाता है, फिर भी इसको क्या कहा गया है? नगदी फसल। अब आप ये कह रहे होंगे, आपके दिमाग में सवाल पैदा हो रहा होगा साहब, कि जैसे आप ये कहना चाह रहे होंगे कि मान लो उड़द की दाल है। अब उड़द की दाल में, उड़द जो है उसको तो आप खाद्यान्न मान रहे हैं, या मान रहे हैं ना? इधर ये रहा उड़द है ना, खाद्यान्न माना ना अपन ने इसको, कोई खाया जाता है इसलिए वो खाद्यान्न मान रहे हैं। उड़द की दाल में जो उड़द है उसको तो खाद्यान्न मान रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो मूंगफली का तेल मिला हुआ है, दाल में तेल से तो बनाई जाएगी ना, उस तेल को आप खाद्यान्न नहीं मानते, उसको व्यापारिक फसल या नगदी फसल मानते हैं। जबकि दोनों ही इंसान के पेट में जा रही है एक साथ ही। फिर ऐसा कैसा आ गया, एक को तो खाद्यान्न मान रहे हैं, एक को खाद्यान्न नहीं मान रहे हैं? अपने को यहाँ दिमाग नहीं लगाना है, भारत सरकार ने विभाजन कर रखा है ऐसा, अपने को सरकार के अनुसार चलना है। अब आप कहोगे साहब हलवा है आटे का, अब आटे के हलवे में क्या होता है? गेहूं का इस्तेमाल होता है ना, तो हलवे का जो गेहूं वाला पोर्शन है वो तो मान रहे खाद्यान्न, और उसमें चीनी भी मिली हुई, शक्कर मिली हुई है, मिठास है। उस मिठास को हमने कहां से प्राप्त किया? इस गन्ने से। गन्ने से चीनी मिली ना, और इस गन्ने को अपन खाद्यान्न फसल नहीं मानते, जबकि वो शक्कर भी तो उसके पेट में जा रही खाने वाले के, लेकिन उससे फिर भी नहीं मानेंगे खाद्यान्न, उसको मानेंगे नगदी फसल, मुद्रादायिनी फसल, गैर खाद्यान्न फसल, व्यापारिक फसल, वाणिज्यिक फसल, कुछ भी कह दीजिए आप। ये एकदम अपने को याद रखना है, यहां भ्रमित मत हो जाना। वहां एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कितनी दफे पूछा गया, सभी एग्जाम्स में सम्मिलित है ये सिलेबस में फसलें। तो इसमें क्या क्वेश्चन आता है कि चलो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खाद्यान्न के अंतर्गत सम्मिलित नहीं की जाती है? अब उसमें वो क्या दे देगा? ए में दे दिया मान लो चावल, बी में दे दिया उसने उड़द, और सी में दे दिया उसने गन्ना, और डी में दे दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। आप एकदम से क्या, तो तीनों मिलती हुई, तीनों इंसान से भाई ये तो आप जानते हो, चावल तो खाई जा रही है, उड़द भी खाई जाती है, तो गन्ना भी खाया जाता है, चीनी, तो क्या कर दोगे आप? नीचे उपयुक्त में से कोई नहीं, डी कर दोगे, और वहीं शहीद हो जाओगे एग्जाम में, पहले ही क्वेश्चन में। और सबसे पहले जल्दबाजी करने की भी इसी क्वेश्चन को करोगे कि यार सबसे सीधा यही लग रहा है मेरे को। तो यहां एकदम अपने को याद रखना है, भ्रमित नहीं होना है। भ्रमित हो गए तो मामला गड़बड़ जाएगा। इसलिए क्या ध्यान रखना, यहां मुझे बस चिंता इस बात की है, आप कंफ्यूज होगे ना, तो इसमें होगे तिलहन फसल में, और इधर इनमें गन्ने में, आलू गन्ने में, कि साहब ये खाने के काम में आ रही है, फिर आप कह रहे हो कि ये खाद्यान्न नहीं है। ये नहीं है खाद्यान्न। अक्सर 99% लड़के गलती यही करते हैं इस जगह ही, तिलहन को क्या मान लेते हैं? खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न नहीं है, भूल कर भी खाद्यान्न मत मान लेना। ऐसा नहीं भी पेट में जा रही तो वो खाद्यान्न फसल हो गई। तो अपने को ये एकदम से याद रखना है। और इधर अपन देखेंगे, जैसे अब वो वहां एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो क्लासिफिकेशन पूछता है, तो आपको एकदम यहां क्लियर होना है भाई, अनाज में ये आएगा, मोटा अनाज में ये आएगा, दलहन में ये आएगा, और तिलहन में ये आएगा। अब हम कुछ फसलों का विस्तार से अध्ययन करेंगे, और इसके अंतर्गत सबसे पहले लेते हैं अनाज फसलें। तो अनाज के अंतर्गत चावल आता है। देखिए, चावल वह फसल है जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा बोई जाती है, और स्वाभाविक है कि जो बोई जाती है वो खाई भी जाती है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फसल भी
या खाया जाने वाला खाद्यान्न भी चावल है, इसको याद रखेंगे। अच्छा, इसमें देखो भारत के मामले में क्या है, भारत की सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल भी चावल है और सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फसल भी ये चावल ही है। भारत का सबसे ज्यादा खाया जाने वाला या सबसे ज्यादा प्रयोग में लिया जाने वाला खाद्यान्न या अनाज कौन सा आएगा, चावल। अब विश्व की बात करें तो वैसे चीन को इस बात का अभिमान हो सकता है कि वह दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन हमें भी इस बात का गर्व है कि चावल का जन्म स्थान हमारा देश रहा है। आपको शायद मालूम नहीं होगा, चावल की उत्पत्ति इंडिया में हुई थी और आज से लगभग 5000 साल पहले यानी 3000 ईसा पूर्व चावल दूसरे देशों में गया, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में गया, मध्य एशिया में गया, ये यूरोप में गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मूल स्थान भारत है, यानी ये भारत का मूल निवासी है। इंडिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ राइस। अब इसमें वैसे वैश्विक उत्पादन की बात करें तो चीन सबसे ज्यादा उत्पादन करता है इसका चावल का, और दूसरे स्थान पर इंडिया आता है, भारत का स्थान दूसरा है विश्व में। अब इसमें जैसे चावल की फसल के बारे में हम यहाँ कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ कंडीशंस है चावल की फसल को उगाने के लिए जो जानेंगे। उसमें सबसे पहले है जैसे तापमान, कि चावल की फसल के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो इसमें तापमान देखिए, चावल उष्णकटिबंधीय पौधा है, चावल जो है उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंध का मतलब होता है 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के बीच वाला जो एरिया वो उष्णकटिबंध कहलाता है। और उष्णकटिबंधीय है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको गर्मी चाहिए, इसको गर्मी चाहिए, सर्दी की फसल नहीं है ये। तो अब देखो वैसे चावल में क्या है, भारत में चावल तीनों ही सीजन में बोया जाता है। तीनों सीजन का मतलब कौन सा हुआ, वर्षा काल यानी मानसून सीजन, जो वर्षा काल में बोते हैं उसको कहते हैं अमन फसल, चावल की अमन फसल। और जो शीत काल में बोते हैं चावल को उससे कहते हैं ओस फसल। और जो ग्रीष्म काल में बोया जाता है चावल उसको कहते हैं बोरो फसल, है ना। अब आप कहोगे कि साहब एक तरफ तो आप कह रहे हो कि उष्णकटिबंधीय पौधा है और इसमें उष्णकटिबंधीय है, तो टेम्परेचर में क्या है, इसका कम से कम टेम्परेचर अगर 19 हो सकता है, 19 से नीचे टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। चावल में गर्मी की जरूरत होती है चावल की फसल को, इसलिए 19 डिग्री से नीचे में चावल की फसल विकसित नहीं होगी। और उधर 25-26 से अधिक भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं 50 डिग्री पहुंच जाए, उसमें भी फिर झुलस जाएगी फसल। तो चावल के लिए जो एवरेज टेम्परेचर है वो लगभग आप मान लीजिए 19 से 25 के बीच में है, तो 19 कम से कम चाहिए ना। अब मैंने यहां लिख रखा है, ओस फसल भी होती है जो शीत काल में होती है। आप कहेंगे शीत काल में, तो साहब जैसे राजस्थान की बात करें तो कई दिनों तक जनवरी में टेम्परेचर 10 से नीचे रहता है, तो फिर यहाँ चावल शीत में कैसे हो रहा है। चावल शीत काल में भारत के उन भागों में बोया जाता है जहां टेम्परेचर 20 से नीचे नहीं आता। अब आप समझ जाएंगे कौन से भाग है, पश्चिमी तटीय मैदान, यानी अरब सागर के सारे जो पट्टी बनी हुई है, यही गुजरात से शुरू हो जाएगी नीचे केरल तक, पूर्वी तटीय मैदान चले जाइए नीचे कन्याकुमारी से ऊपर पूर्वी दिशा में बंगाल की खाड़ी के सारे उत्तर में कोलकाता तक, 24 परगना जिला, सुंदरबन तक। तो वो जो पट्टी है वहां क्या है कि समुद्री जलवायु पाई जाती है, यानी सम जलवायु होती है। तो सम जलवायु का मतलब क्या हुआ, वहां टेम्परेचर न तो कम होता है और न ज्यादा होता है। तो सर्दी में भी जनवरी में वहां टेम्परेचर लगभग यही रहता है जिसको चाहिए, 19 डिग्री के आसपास, इसलिए वहां सर्दी में होगा। अब आप चाहो उत्तर प्रदेश में सर्दी में, तो उत्तर प्रदेश में सर्दी में नहीं होता है, उत्तर प्रदेश में तो मानसून सीजन में होगा चावल। तो ये ध्यान रखेंगे कि चावल एक ऐसी फसल है जो तीनों ही ऋतुओं में बोई जाती है। लेकिन यहां ये ध्यान रखेंगे कि भारत में अभी ये जो अमन फसल है, यानी मानसून सीजन में जो बोई जाती है फसल, उसे अमन फसल कहते हैं। तो 86% चावल का उत्पादन इस अमन फसल से प्राप्त होता है, 86%।
86% फसल ये इस प्रकार की बोई जाती है, यानी भारत में जितना चावल बोया जाता है उसका 86% भाग मानसूनी सीजन में बोया जाता है, जिसे अमन फसल कहते हैं। इसका कम है और इसका तो बहुत कम है, बोरों का तो ये ध्यान रखेंगे। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि तापमान चाहिए कम से कम 19 और अधिकतम 25 के लगभग हो सकता है, ये यानी उष्णकटिबंधीय पौधा हो गया नहीं, उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय का मतलब आप समझ लीजिए कि इसको गर्मी चाहिए, उष्णकटिबंध का मतलब ये होता है, उष्णकटिबंधीय फसल है। अब इसमें कि साहब मिट्टी कौन सी चाहिए, मिट्टी चाहिए इसमें जलोढ़ चीका युक्त मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का मतलब होता है नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। जल द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। और चीका युक्त मतलब चिकनी होनी चाहिए वो मिट्टी। इसलिए भारत के दलदली इलाकों में आप जाएं, बंगाल का उत्तरी भाग, उत्तर प्रदेश का जो तराई वाला इलाका है, दलदली भाग, जहां हिमालय पर्वत और मैदानी भागों का जॉइंट है जो मिलते हैं, तो दलदली भाग, तो वहां भी काफी चावल पैदा होता है। ये क्या चिकनी मिट्टी होती है, जहां दलदल होता है वहां चिकनी मिट्टी होती है। एक डेल्टाई भागों में भी चिकनी मिट्टी होती है, वहां क्या पानी, नदियां, डेल्टा का मतलब नदियां जहां समुद्र में मिलती है, तो वहां पे पानी की स्पीड स्लो हो जाती है। तो स्लो हो जाती है ना, तो चिकनी मिट्टी, जहां पानी तेज स्पीड से बहेगा वहां मिट्टी चिकनी नहीं होगी, रेतीली ज्यादा होगी। लेकिन जहां स्लो स्पीड से बहेगा तो वहां क्या होगा, मिट्टी चिकनी होती है। तो इसलिए जो डेल्टाई क्षेत्र है, अब कौन से डेल्टा हो गए भारत के, जैसे सुंदरबन डेल्टा मध्य प्रदेश, इसमें पश्चिम बंगाल में जहां गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है, वो डेल्टा हो गया, काफी बड़ा डेल्टा है। नीचे चले महानदी का डेल्टा ओडिशा में, नीचे चलो आप फिर तो कृष्णा नदी का डेल्टा, कृष्णा नदी का डेल्टा आंध्र प्रदेश में। नीचे तमिलनाडु में चलेंगे तो कौन सी नदी, कृष्णा, ये ऊपर आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी और तमिलनाडु में कृष्णा और कावेरी नदी आ गई आपकी इधर नीचे। तो यानी इसके पूर्वी तट पे कौन कौन सी नदी आ गई, महानदी, ऊपर गंगा, नीचे महानदी, फिर कृष्णा नदी और कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और नीचे कावेरी। इन नदियों की जो डेल्टा है, अभी आपको नेक्स्ट में बताएंगे पूरा, तो वहां ये ज्यादा मात्रा में ज्यादा उपयुक्त मिट्टी उपलब्ध है इस चावल की फसल के लिए इस एरिया में। इसके अलावा तटीय क्षेत्र तो है ही, जैसे तटीय क्षेत्र में आप चलें, पश्चिमी तटीय मैदान है। पश्चिमी तटीय मैदान का मतलब है अरब सागर और पश्चिमी घाट पर्वतमाला के बीच का जो समतल भाग है उसको कहते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। ये भी उपयुक्त स्थल प्रदान करते हैं इस फसल की खेती के लिए। अब तो ये हो गया बात, यानी जलोढ़ चीका एक मिट्टी चाहिए इसके लिए। दूसरी बात, इसमें वर्षा कितनी चाहिए, वर्षा वैसे ये जो फसलें है ना भारत में बोई जाने वाली, इनमें चावल एक ऐसी फसल है जो बहुत अधिक पानी का इस्तेमाल करती है अपने जीवन काल में। कैसे करती है कि चावल का जो पौधा होता है ना, वो कम से कम 75 दिन तक पानी में डूबा हुआ रहना चाहिए, आधे से भी ज्यादा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि चावल का खेत लगभग 75 दिन तक पानी से भरा रहना चाहिए। अभी गेहूं में जरूरत नहीं है, मक्का में जरूरत नहीं है, ये चावल में जरूरत है। तो अब इसीलिए इसमें कम से कम 75 सेंटीमीटर बारिश तो चाहिए ही चाहिए। 75 से भी ज्यादा न्यूनतम बारिश आप मानो 100 लगभग, फिर भी 75 में चलो हो जाता है, उसका विकास कम होता है दाने का, चावल की क्वालिटी लो होगी लेकिन फिर भी पैदा तो हो जाएगा, 75 से कम में नहीं होगा। और अधिकतम बारिश 200 होनी चाहिए, 200 से ज्यादा में तो फिर क्या मामला बिगड़ जाता है। अब आप वो सब चेरापूंजी में चावल बोए तो वहां नहीं डेवलप होगा, ज्यादा पानी तो फिर ये उसमें नष्ट हो जाती है फसल। तो पानी 200 से ज्यादा नहीं आना चाहिए ऊपर से, यानी वर्षा का पानी, वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक नहीं हो और 75 से कम भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। वहीं चावल की खेती संभव है। अब आप कहोगे कि साहब आप कह रहे हो कि राजस्थान में भी चावल का उत्पादन होता है, राजस्थान की बूंदी में हो रहा है। चलो बूंदी तो फिर भी, या बूंदी में एवरेज है वर्षा का 60-65, हनुमानगढ़ में हो रहा है जहां 25 सेंटीमीटर एवरेज है वर्षा का, वहां सालाना वर्षा 25 सेंटीमीटर होती है, तो फिर वहां चावल क्यों हो रहा है। देखिए मैंने क्या कहा आपसे कि इसके पौधे के विकास के लिए 75 दिनों तक पौधे का पानी में डूबे रहना आवश्यक है। अब उसको तो, पौधे को तो पानी चाहिए,
अब उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पानी ऊपर से आ रहा है कि नीचे अपन कृत्रिम तरीके से नहरों से दे रहे हैं। तो अब क्या होता है कि ये जो जिले है राजस्थान की, जैसे बूंदी है, कोटा है, राजस्थान में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन बूंदी में, नंबर 2 पे हनुमानगढ़ में, नंबर 3 पे कोटा में होता है। फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा का भी कुछ इलाका है, माही का जो इलाका है वहां भी होता है। तो अब इसमें क्या है कि भाई यहाँ वहां वैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा में नगण्य उत्पादन बहुत कम है, ज्यादा यही है। तो अब क्या है कि भाई बूंदी में भी इतनी बारिश नहीं हो रही, 75 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर का, और हनुमानगढ़ में तो बहुत ही कम है, कोटा में भी इतने नहीं है। फिर चावल इसलिए हो रहा है कि मैंने क्या कहा आपसे कि यहाँ नहरों द्वारा चावल के खेतों में पानी भरा जाता है। नहरें कहां से आई? बूंदी और कोटा में चंबल घाटी परियोजना की नहरें आई हुई है। लेफ्ट कैनाल, राइट कैनाल, चंबल की कोटा बैराज से जो नहर निकाली गई ना, एक तो राइट कैनाल है दाई नहर, एक लेफ्ट कैनाल बाई नहर। तो लेफ्ट कैनाल से होती है बूंदी और कोटा में सिंचाई, दाई कैनाल से होती है कोटा में सिंचाई, कोटा झालावाड़ में। तो वहां पर क्या है कि नहरों से, नहर में इतना पानी चलता है चंबल की में, 12 माह से पानी चलता है, तो इसलिए वहां खेतों में जितनी पानी की जरूरत होती है उतनी सप्लाई कर दी जाती है, इसलिए यहाँ चावल की फसल का विकास हुआ। अब हनुमानगढ़ में जो सब वहां कौन सी नहर है, वहां बारिश तो बहुत कम है, नगण्य है बारिश वहां, फिर भी वहां चावल की फसल का उत्पादन हो रहा है। वो किस वजह से कि वहां गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर, इन दोनों नहरों ने यहाँ पानी की सप्लाई बहुत अधिक मात्रा में की। अभी तो वहां ये स्थिति है कि वहां पानी बहुत ज्यादा पिलाने से जमीन भी खराब हो रही है। अभी आगे इसकी चर्चा करेंगे अपन, सेम की समस्या जो उत्पन्न हो रही है। तो हनुमानगढ़ में नहरें उपलब्ध है, सिंचाई की सुविधा है, इसलिए यहाँ चावल पैदा हो रहा है बारिश कम होने के बावजूद भी, ठीक है ना। तो बारिश क्या समझे आप, वर्षा कम से कम इतनी चाहिए, वर्षा नहीं है तो फिर नहरें चाहिए, है ना। तो ये इसलिए इसमें आप समझ गए, वर्षा 75 से 200। अब देखिए भारत में चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है। अब चावल का उत्पादन वही होगा जहां इसके लिए उपयुक्त दशाएं हैं, सबसे ज्यादा वही होगा ना उत्पादन। नंबर 1 पर पश्चिम बंगाल, और उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, और उसके बाद आता है पंजाब। अब पश्चिम बंगाल, वैसे कई जगह आपको ये पढ़ने में मिलेगा, दिखेगा कि साहब उत्तर प्रदेश नहीं है, पश्चिम बंगाल है सबसे बड़ा उत्पादक चावल का। और उसमें भी पश्चिम बंगाल की ये स्थिति है कि इसके सभी जिलों में चावल की फसल बोई जाती है, पहली बात। दूसरी बात, सभी जिलों में यानी प्रत्येक जिले के में जितना कृषि क्षेत्र है, यानी जितनी जमीन पर, उस जिले की जितनी जमीन पर खेती की जाती है, उसके कम से कम 70% भाग पर चावल बोया जाता है। ऐसा एक भी जिला नहीं है। आप दार्जिलिंग में चले जाएं, वहां भी फसल होती है इसकी। देखो चावल की फसल जरूरी नहीं कि समतल खेती हो, पहाड़ों में भी की जा सकती है। पहाड़ों में कैसे करते हैं, वहां सीढ़ी नुमा खेत बनाकर। तो इसलिए बंगाल के सभी जिलों में इसकी खेती की जाती है। और बंगाल में जो मुख्य जिले हैं, जैसे इसका जो उत्तरी भाग है बंगाल का, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग। जलपाईगुड़ी का नाम वैसे हाथियों के लिए जाना जाता है, हाथियों का बड़ा आतंक है वहां पे। तो पश्चिम बंगाल में कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग ये प्रमुख जिले हैं। आप चाहे तो लिख सकते हैं यहां पर पश्चिम बंगाल में, देखिए कूच बिहार, आपको जिलों के नाम आने चाहिए, कम से कम जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उसके जिलों के नाम तो अपने को आने चाहिए। तो कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग। सबसे ज्यादा इन 3 जिलों में होता है उत्पादन वहां, जो उत्तरी पश्चिम बंगाल में स्थित है। अच्छा, इसके बाद उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में अधिक विकास हुआ है इसका। पूर्वी भाग में जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार से लगता हुआ एरिया है उधर, या तराई वाला उत्तरी इलाका है, दलदली इलाका है वो, तो वहां पर भी इसका चावल की फसल का बहुत अधिक विस्तार हुआ है अभी। तो ये दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, और तीसरे स्थान पर पंजाब है, ठीक है। तो ये अब ये 3 राज्य तो कम से कम अपने को चाहिए। ये डिसेंडिंग क्रम, अवरोही क्रम में है, ये सभी घटते हुए क्रम में। यानी सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में चावल का पश्चिम बंगाल में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद पंजाब में। एग्जाम में पूछा जाता है तो 3 स्टेट तो कम से कम आने चाहिए आपको इस चावल जैसी फसल के लिए।
और फसलों में एक स्टेट भी आएगा तो काम चलेगा, हो जाएगा अपना। लेकिन इसमें तो डीप पूछा जाता है चावल के बारे में, क्योंकि ये तो भारत की प्रमुख फसल हो गई ना, सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फसल है। तो इसके बारे में तो अपने को इतना तो आना चाहिए ना कि कौन कौन से स्टेट अग्रणी है इसके उत्पादन में। तो नंबर 1 पे बंगाल, यूपी और पंजाब, इसे ध्यान रखना आपको, एकदम से तीनों ही स्टेट याद रखने हैं। राजस्थान में बूंदी, हनुमानगढ़, कम से कम 2 जिले आपको आने चाहिए, वैसे कोटा भी आना चाहिए, 3 भी पूछ लेते कई बार। अच्छा, इसमें देखिए वर्षा हो गया। अब नीचे चलेंगे, भारत में जैसे मैंने आपको उत्पादन के बारे में आंकड़े दे दिए, ये बता दिए स्टेट्स। एक भारत में चावल का कटोरा किसे कहते हैं? अगर ये पूछ ले एग्जाम में चावल का कटोरा, तो वो छत्तीसगढ़ है। देखो छत्तीसगढ़ का जो नक्सल प्रभावित एरिया है, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, सरगुजा, बस्तर या उधर बिलासपुर, इन जिलों में बहुत अधिक मात्रा में चावल की खेती की जाती है। और आज नहीं, सदियों से यहाँ खेती हो रही है छत्तीसगढ़ में। इसलिए पहले चूंकि उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, पंजाब में, इनमें बाद में विकास हुआ इसका, चावल की फसल का। अभी इनमें जो बुआई क्षेत्र है वो अभी बढ़ा है कुछ सालों में, लेकिन इसमें तो कई सालों से खेती की जा रही है छत्तीसगढ़ की। हालांकि अभी टोटल उत्पादन में पीछे है, लेकिन इसको कटोरा पहले, चूंकि पुराने समय से कहते आ रहे हैं चावल का कटोरा, पहले छत्तीसगढ़ में हुआ करता था, चावल सबसे ज्यादा पैदा इंडिया में। तो आज भी चावल का कटोरा तो छत्तीसगढ़ी कहा जाता है। ऐसा नहीं कि आप बंगाल को मान लो या यूपी को मान लो, चावल को कटोरा मतलब छत्तीसगढ़ राज्य। और चावल के बारे में फैक्ट्स देखिए, एक आप याद रखेंगे, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक, कटक है ओडिशा में, ये कटक ओडिशा राज्य में है, इसको याद रखना है। इस संस्थान का कार्य है चावल की फसलों के बारे में, उसकी बीज की विभिन्न वेराइटीज के बारे में अनुसंधान करना और ज्यादा से ज्यादा अधिक उपज वाली बीजों का विकास करना, ऐसा रिसर्च का कार्य ये यहाँ कटक में होता है ओडिशा में। ये चावल की हो गई फसल। अब इसके बाद दूसरी, भारत की दूसरी सबसे ज्यादा प्रयुक्त की जाने वाली फसल, भोजन में सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली फसल, सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फसल, वो है गेहूं। और भारत की सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल भी गेहूं ही है। नंबर 1 पे चावल है, वैसे नंबर 2 पे ये है। तो अब इसमें देखिए चावल, इसमें गेहूं में तापमान जो है गेहूं का, वो बोते समय और काटते समय अलग अलग होना चाहिए। चावल में तो ऐसा नहीं है, मैंने आपसे कहा नियम 19 से 25 के बीच में, बस ये होना चाहिए, न तो उससे अधिक न इससे कम। यहां मामला अलग है, यहां थोड़ा गैप ज्यादा टेम्परेचर में। यहां पे क्या है, बोते समय चावल की, जो गेहूं की बुआई की जाती है, आप जानते हैं सभी कब नवंबर में होती है ना भारत में। जैसे राजस्थान की बात करें तो बुआई होती है नवंबर में। तो बुआई के समय कितना टेम्परेचर होता है नवंबर में, दीपावली के बाद भारत में? या राजस्थान की बात करें तो 12 डिग्री। तो 12 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए उस समय। भाई बोने के बाद जैसे नवंबर में बोई, तो जनवरी में तो टेम्परेचर अपने यहाँ 5 डिग्री काफी दिनों तक रहता है, 5 से 8 के आसपास तो जनवरी में कई दिनों तक रहता है राजस्थान के अंदर। तो इसके बावजूद भी गेहूं की फसल होती है। लेकिन वो बात है जनवरी की, जनवरी में क्या होता है कि पौधा विकसित हो जाता है। अभी बुआई के समय वो शिशु अवस्था में होता है, अभी उसका विकास शुरू हुआ ही होता है। तो इसलिए क्या होता है कि ये फसल बोते समय 12 डिग्री से कम सर्दी, कम टेम्परेचर सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए बोते समय कम तापमान और काटते समय ज्यादा तापमान। कितना? 25 डिग्री। और काटी कब जाती है गेहूं की फसल? 15 अप्रैल के आसपास। और 15 अप्रैल में के आसपास, जैसे राजस्थान की बात करें तो टेम्परेचर 25 डिग्री होता है अपने यहाँ। तो काटते समय अधिक तापमान, बोते समय कम तापमान। ये कौन सी फसल की विशेषता है, एग्जाम में पूछ ले। इसमें तो ऐसा नहीं, इसमें तो सेम सा तापमान है जब तक ये फसल रहेगी, जून जुलाई से अक्टूबर सितंबर तक, इसमें तो टेम्परेचर वही चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, जब बोते हैं तो टेम्परेचर कम चाहिए और काटते समय अधिक चाहिए। यानी इसकी विशेषता हो गई बोते समय। एग्जाम में पूछा जा सकता है इसे
कि कौन सी फसल की विशेषता ये है कि बोते समय टेम्परेचर, ये लिख दीजिए यहां पे, बोते समय, बोते समय, या इसको अलग से नीचे लिख देते हैं, टेम्परेचर। बोते समय कम व काटते समय अधिक। बोते समय कम टेम्परेचर और काटते समय अधिक टेम्परेचर, ये विशेषता है गेहूं की फसल की, ये याद रखेंगे। और वो टेम्परेचर कितना होना चाहिए जो आप देख रहे हैं, 12 डिग्री और 25 डिग्री। और ये प्रैक्टिकल में भी आप देख सकते हैं, जब बुआई होती है तो टेम्परेचर यही होता है राजस्थान में 12 डिग्री, और जब कटाई होती है, मतलब बुआई का मतलब तो हो गया जून जुलाई, ये सॉरी नवंबर, और काटते समय अप्रैल, मिड अप्रैल, तो ये हो गया आपके 25 डिग्री होता है उस वक्त। अच्छा, मिट्टी कौन सी चाहिए? मिट्टी दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी वैसे श्रेष्ठ मिट्टी मानी जाती है फसलों के लिए, तो दोमट मिट्टी चाहिए इसको। और वर्षा, अब वर्षा के मामले में क्या कि इसको इतना पानी नहीं चाहिए, ये कम पानी में काम चला लेती है, 50 से 75 सेंटीमीटर बारिश भी हो रही है तो भी ये हो जाएगी फसल। और जहां मान लीजिए नहीं है 50 से 75 सेंटीमीटर बारिश, तो फिर वहां क्या होता है, सिंचाई करनी होती है, कुओं से करते हैं। या अब 50 से 75 सेंटीमीटर बारिश होगी ना, तो इसका मतलब वो रेगुलर होगी बारिश, उसमें ये भी है, रेगुलरिटी भी चाहिए बारिश में। भाई जैसे जुलाई में हो गई, इसमें 50 से 75 सेंटीमीटर बारिश है ना, तो अब जैसे 75 सेंटीमीटर बारिश हुई है आपके, तो बारिश होने से क्या होता है कि जिस एरिया में, मान लीजिए अजमेर जिले की बात करें, तो अजमेर जिले में 75 सेंटीमीटर अगर बारिश हो गई ना, तो फिर यहाँ के कुओं में इतना पानी तो रिचार्ज हो जाएगा कि वो गेहूं की फसल के लिए पर्याप्त होगा। इसका मतलब ये समझे आप, है ना। तो ये 50 से 75 सेंटीमीटर बारिश चाहिए, यानी अधिक नहीं चाहिए। बारिश के मामले में इसका महत्व नहीं, इसके जो मेन फैक्ट आपको याद रखना वो टेम्परेचर का, अपने को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने सारे। तो इस वर्षा का इतना महत्व नहीं, वर्षा का फैक्ट पूछा भी नहीं जाता इसमें जो पूछा जाएगा वो तापमान, बोते समय कम और काटते समय अधिक। इधर क्या पूछा जाता है, यहाँ वर्षा ज्यादा पूछी जाती है कि वर्षा इतनी चाहिए इसको, अब नहीं है तो फिर नहरें चाहिए, यहां ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वर्षा के मामले में इतना महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है इसका जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो तापमान है। अब उत्पादन देखिए, भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश, नंबर 3 पे पंजाब। अब यहां कंफ्यूज क्या होता है स्टूडेंट्स को कि वो नंबर 1 तो उत्तर प्रदेश मान लेगा ज्यादातर स्टूडेंट, तो कई महारथी ऐसे हैं जो पंजाब को ही मानते हैं कि सामने पंजाब है पहला, लेकिन पंजाब नहीं है, पंजाब का तीसरा स्थान है। यहां उत्तर प्रदेश नंबर 1, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश है। अभी कुछ सालों से मध्य प्रदेश ने इस पंजाब को ओवरटेक कर लिया है। मध्य प्रदेश में जो नर्मदा घाटी एरिया है, चंबल घाटी एरिया है, ताप्ती नदी घाटी एरिया है, वहां भारी मात्रा में भी इसका उत्पादन हो रहा है। इसलिए भारत का दूसरा सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादक राज्य अगर आपसे पूछ ले तो मध्य प्रदेश आएगा। ये दो राज्य तो एकदम से याद रखने हैं, पंजाब को भी रखना, 3 तो रखने ही है क्योंकि ये भी प्रोमिनेंट फसल है भारत की, दूसरी सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फसल है ना, तो इसको आपको 3 स्टेट तो याद रखने हैं इसके। तो पहला यूपी, दूसरा एमपी, तीसरा पंजाब। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में देखो इसमें क्या है कि गंगा यमुना का दोआब और गंगा घाघरा का दोआब, वहां ज्यादा इसका उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। अभी आपको नेक्स्ट में समझाएंगे इसको भी, गंगा घाघरा और गंगा यमुना के दोआब में कहां इसका उत्पादन हो रहा है। अब जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में गेहूं कहां उत्पादित होता है, सर्वाधिक वही हनुमानगढ़ गंगानगर, क्योंकि वहां सिंचाई की सुविधाओं का विकास हुआ ना, तो वहां सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है। गंगा नहर और इंदिरा गांधी नहर की सिंचाई की नहरों द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने के कारण ये हनुमानगढ़ नंबर 1 पे है। नीचे चलेंगे, देखो जैसे चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ कहलाता है, वैसे गेहूं का कटोरा पंजाब कहलाता है, क्योंकि काफी सालों से पंजाब में बहुत अधिक उत्पादन हुआ है भारत में।
कई सालों से हो रहा है। तो पुराने समय में पंजाब में होता था ज्यादा उत्पादन, इसलिए पंजाब को कटोरा कहा जाने लगा। और बाद में हालांकि कुछ राज्यों ने पंजाब को ओवरटेक कर लिया, जैसे यूपी ने कर लिया, एमपी ने कर लिया, लेकिन ये पुरानी कहावत जो चली आ रही है वो पंजाब के बारे में, ये कि साहब गेहूं का कटोरा यानी पंजाब। अच्छा, एक इसके बारे में फैक्ट क्या है कि मावट जो होती है ना, मावट का मतलब भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में या पश्चिमी भाग में सर्दी में जो बारिश होती है दिसंबर जनवरी में, बारिश कहां से होती है? पश्चिमी विक्षोभों से, भूमध्य सागर से आने वाले जो पश्चिमी विक्षोभ कहलाते हैं, वो भूमध्य सागर से आने वाले विक्षोभों से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में सर्दियों में जो वर्षा होती है उसे कहते हैं मावट। और मावट इसके लिए वरदान सिद्ध होती है गेहूं की फसल के लिए। मावट हो गई ना, तो ये मान लो गेहूं की फसल को बहुत बड़ा फायदा हो गया, और इसका बहुत इंतजार रहता है किसानों को, जिन्होंने गेहूं की बुआई कर रखी है उनको इस बात का इंतजार रहता है कि कब बारिश शुरू और कब बात बने। तो ये गेहूं के बारे में फैक्ट्स हो गए। अभी अपन इसको आगे नक्शे में समझेंगे, भारत के नक्शे में, ताकि आपके कंसेप्ट्स जो हैं इन दोनों के बारे में वो और अधिक क्लियर हो जाएंगे। वैसे मैं आपको यहां ये दोनों ही फसलें जो हैं उनके बारे में जो मेन फैक्ट्स हैं अभी जो अपन ने पढ़े, उसमें चावल के मामले में ये है कि सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली, खाई जाने वाली फसल, ये ध्यान रखेंगे। चावल अनुसंधान संस्थान कटक में, और भारत के सबसे ज्यादा चावल उत्पादक जिले। अब दूसरा जिला पूछा जा सकता है यहाँ कि चावल उत्पादक दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा भारत का, तो आना चाहिए आपको। और इसी तरह पूछ ले आपसे कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, गेहूं दूसरा पूछेंगे, वो पहला तो कई लड़के याद करके चले जाएंगे उसको, तो फिर वो भी नहीं पूछते, उससे मेरिट बनती भी नहीं, उस क्वेश्चन का आंसर तो कई स्टूडेंट्स दे देंगे। तो आपको ये फैक्ट्स एकदम से उत्पादक जो राज्य हैं प्रथम 3 वो याद रखने हैं। अब चलिए इसे मानचित्र में समझते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, बड़ा ज्यादा हो गया। ये देखिए भारत का मानचित्र है। अब इसमें हम यहां चावल उत्पादक क्षेत्र समझेंगे। भारत के चावल उत्पादक क्षेत्र
देखिए इसमें हमने आपसे कहा था पश्चिम बंगाल, ये कृष्णा कावेरी के डेल्टा है इस पूरे भाग में, और इधर चलेंगे आप, ये उत्तर प्रदेश आ गया, और ये पंजाब का इलाका, ये भारत के चावल उत्पादक क्षेत्र हैं। और इधर पश्चिमी घाट में ये यहां तक, ये चावल उत्पादक क्षेत्र है। अब आप इसको देख रहे होंगे तो देखिए, मैंने आपसे कहा कि भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। ये पश्चिम बंगाल है यहां, और पश्चिम बंगाल का ये जो उत्तरी इलाका है, जिसे यहां पे है जलपाईगुड़ी, ये दार्जिलिंग जिला है, यहां दार्जिलिंग है, इसके पास ही ये जलपाईगुड़ी भी नीचे पड़ता है। ये यानी ये समझे आप, ये दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, ये कूच बिहार, ये इलाका है, सबसे ज्यादा उत्पादन यहां हो रहा है। इधर आगे चलेंगे तो ये ब्रह्मपुत्र घाटी का एरिया है। ब्रह्मपुत्र घाटी का मतलब ये हुआ कि ब्रह्मपुत्र नदी जहां बहती है ना, उसके दोनों तरफ का कुछ मैदानी इलाका है, वहां पे चावल कुछ मात्रा में चावल पैदा होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदानी इलाका है, वहां कुछ मात्रा में चावल पैदा होता है। तो यहाँ भी ये चावल उत्पादक क्षेत्र है। नीचे यहाँ सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल का ये इलाका है जहां चावल उत्पादित होता है। इसके बाद वैसे यहाँ भी चावल होता है, ये सभी, जैसे महानदी का डेल्टा आ गया उड़ीसा में। नीचे चलेंगे, इधर कृष्णा कावेरी, ये गोदावरी कृष्णा कावेरी नदी आ गई, तो ये इलाका इनका हो गया, तटीय इलाका, डेल्टाई प्रदेश। नीचे चलेंगे, यहाँ पश्चिमी घाट का इलाका है, ये पश्चिमी घाट और अरब सागर के मध्य का जो भाग है, जिसको पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं, इस पश्चिमी तटीय मैदान में भी चावल की खेती की जाती है। इधर चलेंगे ऊपर, ये पंजाब में काफी मात्रा में होती है, इधर उत्तर प्रदेश में भी होती है। वैसे तो सारे उत्तर प्रदेश में होती है, लेकिन ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता है, यहां बिहार वगैरह में भी होती है। तो ये चावल उत्पादक क्षेत्र है भारत के, आप इसको ध्यान रखेंगे एकदम से। और प्रोमिनेंट जो चावल उत्पादन क्षेत्र है वो यही है, ये वाला। इधर इतना नहीं है प्रोडक्शन, मतलब यहाँ एरिया तो है लेकिन प्रोडक्शन कम होता है इधर, इस एरिया में नीचे चावल की उत्पादकता इधर कम है। ये एरिया ही है जो सबसे ज्यादा उत्पादन इस एरिया से प्राप्त होता है। ये जो है, ये इलाका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यहां से प्राप्त होता है। और फिर पंजाब वाला इलाका आ गया, ये सबसे ज्यादा प्राप्त होता है यहां से। तो ये ध्यान रखेंगे, चावल उत्पादक क्षेत्र भारत के। इसी तरह गेहूं उत्पादक क्षेत्र, तो चावल उत्पादक क्षेत्र से गेहूं उत्पादक क्षेत्र थोड़ा डिफरेंट है। जैसा कि हमने पढ़ा अभी, गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब आ रहा है ना उसमें, और एक और आ रहा है मध्य प्रदेश, जो चावल में नहीं आ रहा है। होता तो है लेकिन बहुत कम होता है चावल मध्य प्रदेश में, तो इसलिए यहां थोड़ी सी स्थिति बदल जाएगी। यहां आप कर देते हैं हम गेहूं उत्पादक क्षेत्र।
कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं ऐसे मैप बना के, बताइए ये कौन सी फसल का उत्पादक क्षेत्र का सूचक है। और चावल भी आ जाएगा, गेहूं भी आ जाएगा, बाजरा भी आ जाएगा, गन्ना भी आ जाएगा। अब वहां जब आपने नक्शे में नहीं समझा, वैसे तो याद है आपको, नहीं समझा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। अब इधर समझिए, गेहूं उत्पादक क्षेत्र, देखिए गेहूं में उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी इलाका है ये है ना उत्तर प्रदेश, तो यहां देखो ये पंजाब, ये मध्य प्रदेश, बस ये गेहूं उत्पादक क्षेत्र है भारत के। ये गेहूं उत्पादक क्षेत्र है भारत का, प्रोमिनेंट जो एरिया है यही है, सबसे ज्यादा गेहूं ये, इसमें मध्य प्रदेश आ गया आपका और उत्तर प्रदेश आ ही रहा। उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है कौन सा, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, यहां चावल की खेती के नजर आएंगे आपको जाओगे तो। गंगा नदी की जो नहरें हैं उनसे सिंचाई का अच्छा विकास हुआ है यहाँ, यमुना नदी, गंगा नदी की नहरें। तो यहाँ क्या होता है कि एक फैक्ट अपने को याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में, यूपी में गंगा यमुना व गंगा घाघरा के दोआब, यहां बहुत अधिक चावल पैदा होता है। गंगा यमुना और गंगा घाघरा का दोआब। अब गंगा यमुना का दोआब कौन सा हुआ, इसको समझेंगे। देखिए ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहां से आ रही है यमुना नदी, यमुनोत्री से आ रही ना, यहां आके ये नदी चली गई आपके यहां से, इसमें इलाहाबाद के पास मिल जाती है इसमें। यमुना, ये आ रही गंगा, यहां मिल गई इसमें, तो यमुना नदी इसमें मिल गई। इधर आ रही घाघरा नदी, ये घाघरा नदी इसमें मिल गई। घाघरा नदी नेपाल से, वहां से नेपाल से आ रही है। अब इसमें क्या होता है कि ये तो हमने बताई आपको घाघरा नदी, ये बता रहे हैं हम आपको यमुना, और ये बीच वाली है गंगा। तो गंगा यमुना का दोआब कौन सा होता है, दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का जो भाग होता है, मैदानी इलाका, उसे कहते हैं दोआब। अब यहां गंगा यमुना की दोआब का मतलब हो गया ये यमुना नदी और ये गंगा नदी दोनों इधर जा रही है, पानी इधर बह रहा है इनका, तो इन दोनों के बीच का जो ये एरिया उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तराखंड में नहीं। उत्तराखंड में तो पहाड़ी इलाका, वहां नहीं होती, फिर सर्दी भी ज्यादा, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, तो वहां गेहूं कम उत्पादित होता है, बहुत ही कम, नगण्य है मात्रा उसकी। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या होता है, गंगा यमुना का दोआब यहां भारी मात्रा में, और इधर घाघरा और गंगा का दोआब, यानी घाघरा नदी और गंगा नदी के बीच का जो मैदानी इलाका है उसको कहते हैं गंगा और घाघरा का दोआब। यहां पर जलोढ़ मिट्टी भी है, मतलब दोमट मिट्टी भी मिलेगी, अच्छी मिट्टी। और दूसरी बात, यहां पानी की सुविधाएं हैं। सबसे बड़ा जो फैक्टर काम कर रहा है यहाँ गेहूं की फसल के उत्पादन का बहुत अधिक होने के लिए, वो है पानी की सुविधा का विकास, सिंचाई की सुविधाओं का विकास। पानी बहुत अधिक उपलब्ध है यहाँ, इजी वे में उपलब्ध है। तो ये गंगा और घाघरा का दोआब और यमुना और गंगा का दोआब गेहूं की खेती के लिए जाने जाते हैं, ये ध्यान में रखेंगे इस फैक्ट को आप। और ये भारत में गेहूं का उत्पादक क्षेत्र है, नीचे नहीं आएगा कुछ भी। होने में थोड़ा बहुत होता है गेहूं, ऐसा नहीं है कि साहब नीचे बिल्कुल ही साफ है, कहीं पौधा ही नजर नहीं आएगा अगर आप भारत भ्रमण पर निकले, ऐसा नहीं है। गेहूं तो मिलेगा, लेकिन उसके उत्पादन की जो मात्रा है वो नगण्य है, मतलब उसको इतना नहीं होता कि उसको अपन गिने उसकी। इसलिए जो भारत का प्रमुख एरिया है गेहूं उत्पादन का, वो ये है। अब इसके बारे में एक फैक्ट और समझते हैं।
कि मध्य प्रदेश आ गया आपके नर्मदा और वो घाटी का इलाका, नर्मदा नदी का इलाका और चंबल नदी का इलाका। चंबल में इधर भिंड, मुरैना, ग्वालियर, यहाँ गेहूं की खेती खूब होती है। उधर इंदौर वगैरह में, इंदौर ये जो इलाका है, इंदौर आपको बताना भूल गए, यहाँ पे इंदौर और धार, उज्जैन, यहाँ भारी मात्रा में चावल की खेती होती है। जबलपुर में नर्मदा घाटी का जो एरिया, जब राजस्थान में सूखा पड़ता है तो आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश से चारा आता है यहाँ पे, खाकला। कहां से? मध्य प्रदेश से आता है। तो मध्य प्रदेश से इसलिए आता है कि वहां गेहूं की खेती बहुत होती है, तो गेहूं का जो चारा होता है वो राजस्थान में सप्लाई होता है सूखे के समय, जब यहाँ बारिश नहीं होती है तो मध्य प्रदेश से मंगाते हैं। तो मध्य प्रदेश में यहाँ नर्मदा घाटी एरिया से आता है वो। अच्छा, एक आप फिर समझिए इसमें उत्पादकता क्या होती है। देखिए, ये भी याद रखने लायक है, इसका बड़ा महत्व है भारत में। उत्पादकता कहते किसे हैं, पहले इसको समझ लो। देखो, दो खेत है, एक ए खेत, एक बी खेत, ये बी खेत है ना। ये इसका एरिया है 5 बीघा और इसका एरिया है 10 बीघा, है ना। अब इसमें क्या हुआ, इसमें फसल हुई गेहूं की 25 बोरी, मान लो यहां 25 बोरी फसल हो रही गेहूं की, और यहां होती है 40 बोरी, है ना। दो खेत है अपने सामने, एक खेत 5 बीघे एरिया का है, दूसरा खेत 10 बीघा का है। अब यहां पे क्या होता है, दोनों में गेहूं बोया गया। एक खेत में, ये जो 5 बीघा वाले में गेहूं जब काटा गया, बाद में निकाला गया, तो उसका वजन आया 25 बोरी, इधर आया 40 बोरी। अब आप ये कहेंगे, आपसे पूछिए कि साहब उत्पादन किस खेत में अधिक हुआ। दो शब्द है, एक उत्पादन अधिक, उत्पादन तो अधिक हो रहा है इस एक खेत में, कौन से में, बी खेत में। 40 बोरी है ना, यहाँ 25 है, यहाँ 40 है, तो ज्यादा उत्पादन तो यही हुआ, प्रोडक्शन तो। लेकिन आपसे पूछे कि उत्पादकता कौन से खेत की अधिक है, तो उत्पादकता का मतलब होता है, यहां इसका अर्थ लिख रहा हूं मैं, प्रति इकाई क्षेत्रफल भूमि में उत्पादन की मात्रा, प्रति इकाई क्षेत्रफल में भूमि, प्रति इकाई क्षेत्रफल भूमि में उत्पादन की मात्रा, वो उत्पादकता कहलाती है। और उत्पादन का मतलब होता है, उत्पादन मीन्स, उत्पादन का अर्थ यहां लिख देते हैं, उत्पादन का मतलब होता है, उत्पादन बराबर कुल उपज, कुल उपज, टोटल कितनी उपज हुई के साथ, टोटल 40 बोरी हुई इनके खेत में। अच्छा, आपके कितने होंगे, हमारे 25 बोरी हुई, ये तो कहलाता उत्पादन। फिर आपसे पूछेंगे, अच्छा उत्पादकता आपके खेत में उत्पादकता कितनी रही, तो आप क्या कहोगे, इस खेत में उत्पादकता रही कितनी, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी कहते हैं इंग्लिश में इसको। उत्पादकता बी खेत में रही, ए खेत में तो रही, चलो ए बराबर कितनी रही, 25 भाजक 5 बोरी रही ना। अच्छा, बी में चलेंगे तो उत्पादकता बी में कितनी रही, बी में रही 40 में भाग देंगे 2 का, 40 भाजक 10 का, 10 बीघे का खेत है ना, तो 4 बोरी। उत्पादकता का मतलब क्या हुआ कि प्रति इकाई क्षेत्रफल, यानी प्रति इकाई का मतलब इकाई, या 1 बीघा हो गई, अपन इकाई क्या मानी है, 1 बीघा,
तो यहां 1 बीघा में उत्पादन इस खेत में हो रहा है 5 बोरी, यहां भी खेत में 1 बीघा में उत्पादन हो रहा है 4 बोरी। तो उत्पादकता तो इस एक खेत की अधिक हुई और उत्पादन किसमें अधिक हुआ? बी खेत में। तो इससे उत्पादकता का मतलब समझ गए आप, प्रति इकाई क्षेत्रफल में। अब यहां भारत सरकार हर साल उत्पादकता के आंकड़े भी जारी करती है। तो जो आंकड़े जारी किए जाते हैं वो प्रति इकाई हेक्टेयर भूमि में जारी किए जाते हैं, हेक्टेयर इकाई मानी जाती है। अब इसको समझें आप। भारत सरकार जो उत्पादकता के, उत्पादन और उत्पादकता दोनों के आंकड़े जारी करती है। तो उत्पादन में तो इकाई क्षेत्रफल का कोई मतलब होता ही नहीं है, वहां तो टोटल प्रोडक्शन आ गया कि साहब 28 करोड़ टन अनाज का उत्पादन हुआ। लेकिन उत्पादकता में क्या है कि क्षेत्र लिखना पड़ता है, इकाई क्या मानी। तो भारत सरकार जो अभी, जैसे चावल की उत्पादकता कितनी भारत में, यहां समझे आप, जो गवर्नमेंट ने जारी किया, भारत में चावल की उत्पादकता, जो चावल का आप देखेंगे इसका जो राष्ट्रीय औसत है वो 2659 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है ना। यहां है मतलब आप देखें इसको, ये तो राष्ट्रीय औसत है में चावल की उत्पादकता, ये राष्ट्रीय औसत है ना, पूरे राष्ट्र का राष्ट्रीय औसत। और आपसे पूछिए, जैसे ये तो राष्ट्रीय औसत हो गया, अब पंजाब में जो उत्पादकता है ना, अभी सर्वाधिक उत्पादकता कहां है? सर्वाधिक पंजाब 3952 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यह है पंजाब की, भारत में चावल की सबसे ज्यादा उत्पादकता पंजाब की है। फिर नीचे चलेंगे, गेहूं की उत्पादकता, इसका बड़ा रोचक तथ्य है गेहूं की उत्पादकता का। गेहूं की उत्पादकता, तो इसमें राष्ट्रीय तो है साहब आपके 3500 मान लें आप, 3507 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और सर्वाधिक पंजाब, वहां 5000 हेक्टेयर है, 5000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये इतना फर्क है उत्पादकता में। गेहूं की उत्पादकता, अच्छा, गेहूं की उत्पादकता भी सर्वाधिक पंजाब में है और चावल की उत्पादकता भी सर्वाधिक पंजाब में है। और राष्ट्रीय औसत गेहूं का कितना है? 3507 पूरे भारत का ही, कि भारत में प्रति हेक्टेयर। अब यहां एक अर्थ समझिए आप, हेक्टेयर किसे कहते हैं? हेक्टेयर, एक हेक्टेयर बराबर, अभी राजस्थान की बात करें 6.25 बीघा, या ये बराबर यहां करो 10,000 वर्ग मीटर। 10,000 वर्ग मीटर की जो भूमि होती है, यानी मान लीजिए ये कोई खेत है, 100 मीटर लंबा है, 100 मीटर ही चौड़ा है, इस खेत को कहेंगे 1 हेक्टेयर का खेत। तो अब इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 10,000 वर्ग मीटर। तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। और चूंकि अपने यहां जैसे राजस्थान की बात करें तो यहां बीघा में उसको व्यक्त किया जाता है, तो बीघा, 1 हेक्टेयर में बीघा होते हैं 6.25। ठीक है। अब यहां ये जो आंकड़ा जारी किया ना भारत सरकार ने, तो वो 1 हेक्टेयर में कितनी उत्पादकता है चावल की वो जारी किया कि 1 हेक्टेयर में भारत में है 2659 किलोग्राम, और इसकी गेहूं की है 3500। अब 3500 है ना गेहूं की,
तो अब आप देखिए 3500 का मतलब ये नहीं कि सभी जगह 3500 है, ये यहां सभी जगह 2659 ही है। बड़ा फर्क है इसमें, और इसका बड़ा विचित्र दृश्य आपको नजर आएगा जब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। एक वो एक्चुअल एग्जांपल है ये, ऐसा नहीं बड़ा अपन के जोड़ जाड़ के आपको दिखा रहे हैं, अभी समझना इसको। मान लीजिए 3 भाई है, एक भाई रहता है पंजाब में यहां, दूसरा भाई रहता है अजमेर में राजस्थान में, और तीसरा भाई रह रहा है मध्य प्रदेश के इंदौर में, है ना। अब तीनों भाइयों के पास क्या आ गए, 1 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर जमीन है। इसके पास भी 6.25 बीघा जमीन है पंजाब में, ये वहां खेती करता है। इस भाई के पास भी अजमेर में 6.25 बीघा जमीन है, ये अजमेर में खेती करता है। इसके पास भी मध्य प्रदेश में है, इंदौर में 6.25 बीघा, ये भी वहां खेती करता है। अच्छा, तीनों ने क्या गेहूं की फसल बोई, इसने भी 6.25 बीघा में पूरे के पूरे में गेहूं की फसल बोई, इसने भी गेहूं बोया, इसने भी गेहूं बोया। जब अप्रैल में गेहूं की फसल आई तो तीनों से पूछा गया कि चलो आपकी कितनी बोरी भरी है, आपकी कितनी बोरी भरी है, आपकी कितनी बोरी। तो अब मैं आपको ये एक्चुअल आंकड़ा बता रहा हूं जो भारत सरकार ने जारी किया। देखिए पंजाब का जो है, पंजाब वाले भाई के हुआ 50 बोरी, पंजाब वाले भाई के 6.25 बीघा में कितना गेहूं पैदा हुआ, 50 बोरी। राजस्थान वाले भाई की हुआ 30 बोरी, और इस मध्य प्रदेश वाले की हुआ 15 बोरी। और अगर मान लीजिए इनका पड़ोसी कोई यहां नीचे भी रह रहा है आंध्र प्रदेश में, इसकी बात करें, आंध्र प्रदेश वाला जैसे कोई पड़ोसी है तो इसके तो बिल्कुल ही 5 बोरी भरी। इससे भी बात कीजिए कि हमारे तो साथ बिल्कुल ही सत्यानाश हो गया, फसल का हुआ ही नहीं, हमारे तो 5 बोरी है इतने। अच्छा, इसके पास भी 1 हेक्टेयर जमीन ही है। तो इतना फर्क क्यों है भाई, ये 50 बोरी भर रहा है इसी 1 हेक्टेयर में, एक ही देश है, ज्यादा दूरी भी नहीं है। पंजाब की राजस्थान से कितनी दूरी है, तो राजस्थान से मध्य प्रदेश की दूरी भी ज्यादा नहीं है, फिर इतना फर्क क्यों चल रहा है। यहाँ 50 बोरी भर रही है 6.25 बीघा में, यहाँ 30 बोरी भर रही है, यहाँ 15 बोरी भर रही है, इधर तो 5 ही भर रही है। इसका कारण हरित क्रांति में छिपा हुआ है। और जब हम हरित क्रांति को पढ़ेंगे, अपनी ये जो सीरीज चल रही है निःशुल्क वाली, इसमें हरित क्रांति की भी विस्तार से चर्चा करेंगे हम। और जब आप हरित क्रांति समझ जाओगे ना, तो इसका रीजन भी समझ जाओगे कि पंजाब में इतनी पैदावार क्यों है, उत्पादकता इतनी अधिक क्यों है, मध्य प्रदेश में कम क्यों है, आंध्र प्रदेश में उससे भी कम क्यों है, राजस्थान में भी कम क्यों है। तो अब यहां आपको जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना है कि उत्पादकता क्या होती है। तो उसमें एक ये बात हो गई, प्रति हेक्टेयर या प्रति इकाई क्षेत्रफल भूमि में जो उत्पादन होता है उसको कहते हैं उत्पादकता। और भारत सरकार जो आंकड़े जारी करती है वो प्रति हेक्टेयर भूमि के जारी करती है। तो भारत में सबसे ज्यादा उत्पादकता गेहूं की और चावल की, दोनों की कहां है, पंजाब। पंजाब में सबसे ज्यादा उत्पादकता है। और रीजन क्या है जो मैंने बता दिया, रीजन को भी आपको हरित क्रांति में बताएंगे। और राष्ट्रीय औसत, जैसे राष्ट्रीय औसत की जरूरत नहीं है, आपको यहां डेटा यही याद रखना है कि भारत में सबसे ज्यादा उत्पादकता पंजाब में है गेहूं और चावल की। अभी अगर आपकी कैपेसिटी हो तो फिर ये भी याद रख लेना कि भारत में राष्ट्रीय औसत क्या है इसका। तो जैसे गेहूं के मामले में विशेष रूप से, तो गेहूं के मामले में 3500 किलोग्राम, और फिर अगर चावल का रखें तो अपन 2659 ग्राम, मतलब ये मान लो 2700 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। हेक्टेयर का मतलब 6.25 बीघा। ये भारत में उत्पादकता है गेहूं और चावल की। इसको एकदम से याद रखेंगे, क्योंकि जब आप हरित क्रांति पढ़ेंगे ना, आईएएस में जब क्वेश्चन आता है, आरएस में भी आता है कि कृषि उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, तो हम फिर इसको इस्तेमाल करेंगे कि जैसे पंजाब में सिस्टम है खेती का, वैसे ही सिस्टम यहां लागू किया जाए, यहां लागू किया जाए, यहां लागू किया जाए। तो जब यहां अगर लागू करेंगे ना पंजाब वाला सिस्टम, तो यहां भी 30-50 बोरी हो जाएगी 15 की जगह, तो देश संपन्न बन जाएगा ना। ये सब चीजें उस समय चर्चा करेंगे हम, जब अभी कई टॉपिक आएंगे बीच में आपके। अभी आपको इतना याद रखना कि सर्वाधिक उत्पादकता पंजाब में है दोनों ही फसलों की। एक फैक्ट में आपको, चूंकि यहां उत्पादन की बात चली है तो मैं लिखना भूल गया, अभी यही बता देते हैं।
हाँ ये अच्छा, ये इसकी है, आप लिखना इसका शॉर्ट भी लेना चाहें जो मैं यहां लिख देता हूं। भारत में चावल की, इसकी गेहूं की उत्पादकता, ये गेहूं का एग्जांपल है, और गेहूं में बहुत ज्यादा फर्क चलता है। गेहूं की उत्पादकता ये प्रति हेक्टेयर में है, 50 बोरी से मैंने आपको बताई प्रति हेक्टेयर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बड़ी काम की चीज है वैसे। अब यहीं पे अपने को एक फैक्ट और जानना है, भारत में खाद्यान्न उत्पादन, भारत में खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्न है ना। अब इसमें क्या है, देखो हमने पढ़ा था ना, तो देखो खाद्यान्न का इस तरह से पढ़ लेते हैं। तो अभी 2018-19 में, वर्ष 2018-19 में रहा 28.5 करोड़ टन, टन में है ये खाद्यान्न का। खाद्यान्न में सभी आ गए ना, समझ गए ना खाद्यान्न का मतलब क्या हुआ, अनाज भी आ गए, दोनों ही, सामान्य अनाज, मोटा अनाज और दलहन, ये आए हैं, तिलहन शामिल नहीं है इसमें। तो खाद्यान्न का उत्पादन भारत में रहा अभी वर्ष 2018-19 में 28.5 करोड़ टन। टन है ये, टन का मतलब एक टन बराबर 1000 किलोग्राम या 10 क्विंटल। हम नीचे आपको ये भी याद रखना है कि ये जो 28.5 करोड़ है ना, इसमें देखिए अनाज, अनाज तो है 26 करोड़ टन, 26 करोड़ टन, और दलहन है 26 करोड़ टन, 2.5 करोड़ टन, 2.5 करोड़ टन। अब ये जो 26 करोड़ टन है, इसको वापस विभाजित करेंगे तो देखिए जो सामान्य अनाज है, ये तो है 22 करोड़ टन, 22 करोड़ टन, और मोटा, मोटा अनाज है 4 करोड़ टन। अब इस 22 करोड़ टन को वापस विभाजित करेंगे तो यहां देखो चावल और गेहूं, क्योंकि चावल भारत की प्रमुख फसल है ना, तो चावल की मात्रा अपने को आनी चाहिए, गेहूं की भी मात्रा आनी चाहिए। तो टोटल प्रोडक्शन जो चावल का रहा अभी 12 करोड़ टन, और इसका 10 करोड़ टन। ये डेटा पूछा जाता है एग्जाम में, आरएस में पूछ लेते हैं, आरएस में डीप में पूछते हैं, ये क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे ये तो समझाने के लिए मैंने सारा नेटवर्क यहाँ आपको बताया। वैसे अपने को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, एक तो ये याद रखना है भारत में खाद्यान्न का कुल उत्पादन कितना हुआ अभी 2018-19 का, अखबारों में आए दिन आते रहते हैं डेटा। ये डेटा क्योंकि ये तो देश के जीवन मरण का प्रश्न है ना, अस्तित्व से जुड़ा हुआ है खाद्यान्न, तो इसके डेटा अक्सर आते रहते हैं अखबारों में, वो आप जब पढ़ोगे तो समझ जाओगे। तो खाद्यान्न का टोटल उत्पादन 18-19 में 28.5 करोड़ रहा है, ये याद रखना है। हर साल ही बदलता रहता है, बदलने का मतलब जनरली बढ़ता ही है, घटता नहीं है। कभी जैसे सूखे की स्थिति हो तो बात अलग है, वरना ज्यादातर में बढ़ता ही है। उसके बाद जैसे अपन इसको, अब यहाँ दलहन जो है ना, दलहन को जरूरत नहीं कितना हुआ अपने को, यहाँ 26 करोड़ टन अनाज का कितना उत्पादन हुआ देश में, 26 करोड़ टन। फिर पूछ ले कि सामान्य अनाज का कितना उत्पादन हुआ, तो 22 करोड़ टन, और फिर 22 में चावल और गेहूं में कितना कितना हुआ, तो ये 12 और 10 करोड़ टन, 12 करोड़ टन हुए चावल और 10 करोड़ टन हुए गेहूं। ये डेटा है वर्ष 2018-19 का। तो याद क्या क्या रखना है इसमें, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको भी रखने की जरूरत नहीं है, बाकी ये डेटा आपको याद रखना है। 12 करोड़ हो जाएगा जब आप रिपीट करोगे इसको बार बार, तो हो जाता है, फिर रूटीन में भी रहता है, क्योंकि अक्सर ये अखबारों में आता रहता है डेटा। तो इसको ध्यान में रखेंगे, भारत में अनाज का उत्पादन 26 करोड़ टन है। अभी बार बार आ रहा है स्टेटमेंट गवर्नमेंट का, क्योंकि कोरोना महामारी से सभी लोग डरे हुए हैं ना, क्या पता कहीं भूख से नहीं मर जाए अगर अनाज पैदा नहीं हो, तो उसके लिए क्या आ रहा है कि भाई इतना पैदा हुआ, बार बार डेटा जारी हो रहे हैं, तो ये ध्यान में रखेंगे आप। और आज बस इतना ही, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में
आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।